हेलो दोस्तों, कैसे आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। और आज फिर मैं आपके सामने विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर आया हूं। रात के 8:30 बजे हुए हैं और जिस क्लास का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, आज फिर वो मैं आपके सामने एक विविध एक्सप्रेस की क्लास नए नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ। और आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। और कोई भी जितने भी स्टूडेंट वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वीडियो को लास्ट बीच में ना छोड़ें, लास्ट तक वॉच करें। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे जो क्वेश्चन आपने पहले पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, और आपकी प्रैक्टिस होगी। अच्छे कंटेंट आपको सामने दिखाई देंगे। और विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ सभी स्टूडेंट यानी कि अपने सारे वर्क छोड़कर क्लास के साथ जुड़ जाएं और क्लास को वॉच करें। लिखिए आप विविध एक्सप्रेस की क्लास में पहला क्वेश्चन सभी स्टूडेंट, पृथ्वी का वह भाग वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं। पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं कौन सा है? 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको इसमें। बताइए आप। जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं। इन 4 में से कौन सा राइट आएगा? हम जलमंडल पर रहते हैं या स्थलमंडल पर रहते हैं, वायुमंडल पर रहते हैं या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन आज थोड़े कम होंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव थोड़ा प्रैक्टिस के तौर पर हम 4 ऑप्शन देने की भी आपको कोशिश की जाएगी। कुछ क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव देने की कोशिश की जाएगी और कुछ में आपको ऐसे ही लिखवाया जाएगा। तो बताइए आप सभी स्टूडेंट, यानी कि पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आएगा? बच्चों ने कमेंट्स में बहुतों ने लगा दिया बी, स्थलमंडल। हम कौन से मंडल पर रहते हैं? स्थल मंडल पर रहते हैं, जो ठोस भाग है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत भारत में कब से है? सभी स्टूडेंट लिखें, ये इसका स्क्रीनशॉट कर ले। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब से है? आपको यहां 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको आंसर लगाना है। 1990, 1993, 1992 या 1985। सॉरी, सन 2000। अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत भारत में कब से है। सभी स्टूडेंट जल्दी से स्पीड के साथ कमेंट्स में आंसर लगाएं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब से है? तो मुझे आपके इस क्वेश्चन का आंसर का इंतजार है। बहुत बच्चों ने आंसर सही भी लगाया, बहुत गलत भी लगा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आज आपके सामने इसका आंसर भी आएगा 1993। सभी स्टूडेंट नोट करें 1993। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3। लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 3। चंबल नदी का नाम सुना आपने? नहीं। चंबल नदी, सोन नदी और मानस नदी। क्लियर? अब आपको इनके सामने लिखना है नर्मदा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। क्लियर? ये आपके लिए क्वेश्चन है 1, 2, 3। क्लियर? अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। 4 ऑप्शन देखिए आप इसके, A, B, C और D। अब A ऑप्शन में यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, और दूसरे ऑप्शन में केवल 2 यानी कि 1 व 2 सही है, और तीसरे ऑप्शन में केवल 2 व 3 सही है, और चौथे में इनमें से कोई सही नहीं है। या केवल 3 भी आप लिख सकते हो, सॉरी, केवल 3 सही है। आपको बताना है ये 3 सेंटेंस देखिए आप। चंबल, नर्मदा, सोन, यमुना, मानस, ब्रह्मपुत्र। आपको यहां 4 ऑप्शन मिले। ए ऑप्शन में आएगा 2 व 3 सही है, 1 व 2 सही है, 2 व 3 सही है, और केवल 3 सही है। इन 4 ऑप्शन में अपने कमेंट्स में लगाएं ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। इनमें कौन सा ऑप्शन राइट आएगा? थोड़ा सोचिए आप, सोच कर लगाइए आप।
आंसर सही भी लगा रहे हो और गलत भी लगा रहे हो। आंसर आएगा आपका केवल 3, यानी डी। क्लियर, केवल 3। अब मानस जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्लियर, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मानस है, यही राइट है। अब यहां ऊपर लिखा हुआ चंबल, क्या चंबल नर्मदा की सहायक है? चंबल नर्मदा में जाकर गिरती है? नहीं गिरती है। चंबल किस में जाकर गिरती है? यमुना में जाकर गिरती है। अगर आपने नदी के टॉपिक प्रॉपर पढ़ रखे हैं तो आपके ऐसे क्वेश्चन, मैचिंग द वर्ड के क्वेश्चन, सुमेलित के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। सोन नदी को किस में जाकर गिरना है? मैंने आपको प्रॉपर इंडिया ज्योग्राफी में लिखवा रखा है और विविध में आपसे पहले भी मैंने आपको बताया है कि सोन नदी किसकी सहायक है। सभी स्टूडेंट बताएं, सोन नदी किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। सोन नदी किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। चंबल नदी किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। यमुना की सहायक है। ये भी पॉइंट आपको मिल गए और क्वेश्चन भी आपका पूरा हो गया है। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। एक क्वेश्चन और देखिए आप नेक्स्ट, ऐसे ही इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थल नहीं है? उद्गम स्थल नहीं है। क्लियर, इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थल नहीं है? अब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे यहां पर, तो आपको बताना है कि कौन सी नदी का वो उद्गम स्थल नहीं है। इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? भारत में, ये और जोड़ देना आप, भारत में नहीं है। उद्गम स्थल भारत में नहीं है। भारत में नहीं है, ये पॉइंट लिखना है। अब इसके 4 ऑप्शन देखिए आप, सतलज, रावी, व्यास, झेलम। मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो सभी स्टूडेंट कमेंट्स बॉक्स में लगाएं इनमें वो कौन सी नदी है इन 4 में से जो भारत से नहीं निकलती। लगा दिया है, बहुत बच्चों ने आंसर राइट लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है। यही ऑप्शन आपका राइट है, सतलज नदी भारत से नहीं निकलती। जब ये भारत से नहीं निकलती तो आती कहां से है? यही मानसरोवर झील से आती है। मानसरोवर झील तिब्बत से आती है। मानसरोवर झील, इसका जो सही आंसर है मानसरोवर झील से आती है। और मानसरोवर झील से कौन सी 3 नदी आ रही हैं? 3 नदी आप बता सकते हैं आप। एक सतलज है आपकी, सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ये तीनों नदियों का उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत है। क्लियर, तब सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आपसे सिर्फ ये भी रिक्वेस्ट है कि आप धैर्य बना के रखें। बहुत बच्चे अपना एक एग्जाम को लेकर, सिलेबस को लेकर धैर्य को खो देते हैं, बहुत जल्दी धैर्य को खो देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ऐसे नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। 1 महीने में, 1.5 महीने में सिलेबस नहीं होता है। एक टॉपिक में बहुत बहुत कंटेंट होते हैं, आपको अच्छे से पढ़ना होता है। अगर आप 8-10 घंटे की स्टडी करें तो आपको तब पता चलेगा कि कितना सिलेबस है, किस तरीके से हमको करना होता है। क्लियर, तो एक पॉइंट को अच्छे से वॉच करके चले, अच्छे से समझ के पढ़ के चले। ये नहीं कि इधर, मैंने आपसे उस दिन भी बोला था कि इधर उधर से मेटल ताक झाक करने की कोशिश ना करें। ज्यादा मेटल इकट्ठा करने की कोशिश करोगे तो उसमें नुकसान आपको होगा। क्लियर, 1 नंबर से भी आप फेल हुए तो आपकी 1 साल बर्बाद हो जाएगी। आप सिर्फ उतना करिए जितना आपको कराया जा रहा है। अगर ज्यादा से ज्यादा आप माइंड डाइवर्ट करोगे इधर उधर तो उसमें हमसे भी आप बोलते हो कि आप जल्दी कराओ, ये टॉपिक जल्दी कराओ, ये कराओ। हम सब कुछ आपको कराएंगे, आपको सिर्फ निश्चिंत रहना है और सिर्फ धैर्य बना के रखना है। अगर जिस बच्चे के अंदर धैर्य की कमी है तो वहां उसको प्रॉब्लम ज्यादा है। क्लियर, तो प्लीज धैर्य को बना के रखें और क्लास के साथ हमेशा जुटे रहें। और क्लास जो आपकी समस्याएं आप उसे अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आप ये समस्या नहीं है कि आप हमें इस तरह से फ्री पढ़ाओ, हम तो आपको क्लासेस दे ही रहे हैं सब फ्री वगैरह, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो इशू ही नहीं है। क्लियर, तो आप वीडियो को अच्छे से वॉच करें और हम आपके हमेशा साथ, आज से हम आपके पहले भी साथ थे, आज भी आपके साथ हैं। क्लियर, बस आपको अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। क्लियर, आगे देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लिखो आप, कीट के शरीर में कितने भाग होते हैं?
क्वेश्चन मैंने आपको दिया, इंसेक्ट जो होता है कीट, या कीट का शरीर कितने भागों में डिवाइड है, कितने भागों में बटा हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे इसमें। कीट का जो भाग 4, 3, 2, 5। क्लियर? इंसेक्ट का जो बॉडी है, जो शरीर है, कितने भागों में डिवाइड है, आपको इन 4 ऑप्शन में राइट लगाना है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट आएगा, बताइए आप सभी स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन राइट आएगा? बहुत बच्चे आंसर राइट लगा भी रहे हैं, कुछ गलत भी लगा रहे हैं। इसका ऑप्शन राइट आएगा बी, 3 भागों में डिवाइड, इंसेक्ट। क्लियर? एक क्वेश्चन जहां कीट आया, तो एक क्वेश्चन यहां पर बताओ, मैंने यहां पर लिखा कीटों का अध्ययन, इनकी स्टडी कौन सी ब्रांच में होती है? कीटों का अध्ययन कौन सी ब्रांच में होता है? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। यानी इंसेक्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट कौन से उसमें है, बताइए आप। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी, मैंने आपको बायोलॉजी का जब टॉपिक स्टार्ट किया तो उस टाइम मैंने आपको ब्रांचेस में लिखवा दिया था कि कीट पतंगों का जो अध्ययन है वो एंटोमोलॉजी में होता है, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत होता है। अभी जूलॉजी के बहुत पार्ट बचे हुए हैं, जहां इंसेक्ट के भी क्वेश्चन आपके सामने और भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सभी स्टूडेंट। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, एनएच, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, NH44, NH47, NH47, NH7, NH7 और NH8। तो बताइए आप इनमें से कौन सा आपका राइट आएगा? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं कि कौन सा इसमें आंसर राइट आएगा। क्लियर? सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लगाएं तुरंत साथ के साथ। NH44, NH44 यानी कि आपका कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। अब से पहले कौन सा हुआ करता था? NH7 हुआ करता है, NH7। अब क्या नाम है इसका? NH44 अब सबसे बड़ा है। NH44 में और टुकड़ा जोड़ दिया गया तो नाम क्या हो गया? 44। क्लियर? तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी पूरे जितने भी हैं 10, 12, 15 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको सब लिखवा दिए जाएंगे, निश्चिंत रहिए। इंडिया ज्योग्राफी की क्लास होगी, उसमें लिखवा दिए जाएंगे, और विविध एक्सप्रेस की और बहुत सारे में कंटेंट लेकर आऊंगा, उनमें धीरे धीरे आपको सब वॉच करा दिया जाएगा और क्लास में ही सब कुछ याद करा दिया जाएगा। क्लियर? आगे की तरफ चलिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सभी स्टूडेंट लिखिए आप, धारापुरी द्वीप भारत में कहां पर स्थित है? धारापुरी द्वीप स्थित है, मैंने आपको लिखा है, और 4 ऑप्शन आपको यहां पर दिए जाएंगे। धारापुरी द्वीप स्थित है आपका भुवनेश्वर में, सूरत, मुंबई, गोवा। सब स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं कि धारापुरी जो द्वीप है, धारापुरी द्वीप भारत में कहां पर स्थित है। मैंने आपको यहां 4 ऑप्शन दिए, तो 4 ऑप्शन में अपना आंसर लगाइए कि धारापुरी द्वीप कहां पर है, सूरत में है, गोवा में है, भुवनेश्वर में है या मुंबई में है। बहुत बच्चे कमेंट बॉक्स में सही भी लगा रहे हैं, गलत भी लगा रहे हैं, आंसर आपका आएगा मुंबई। एक बात और, ये जो धारापुरी द्वीप है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गुफाओं के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के मंदिरों के लिए, यानी गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध, गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध, गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, आप रब कर दें इसे। ठीक है, लिखिए सभी क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट। कॉफी, रबड़, चाय, तंबाकू, ये क्वेश्चन आपके सामने। इनके आपको सिर्फ केंद्र बताने हैं। क्या बताने हैं? केंद्र। इनके केंद्र आपको लिखने हैं। लिखिए आप बंगलुरु, गुंटूर, कोट्टयम और कोलकाता। कोट्टयम केरल में है और ये कोलकाता।
अब आप ये मत समझना कि ये जो मैंने के सामने लिख दिए राइट है, राइट आपको करने, मैच करने, ये इनके केंद्र बताने। ये रिसर्च सेंटर अनुसंधान संस्थान नहीं है, सिर्फ केंद्र पूछा है। ये कॉफी है, रबड़ है, चाय, तंबाकू, इन चारों के आपको यहां पर मैच करने हैं, सुमेलित करने हैं। क्लियर? मैच मिलाना है कि कॉफी का कहां पर है, रबड़ का कहां पर है, और चाय का कहां पर है, और तंबाकू का कहां पर है। अपने इसमें आपको मैच करना है। सभी स्टूडेंट मैच कर कर इनका नंबर डाल दें, चाहे आप इधर इनको नंबर डाल लो, ये एक साथ भी आप लिख सकते हो। आप देखिए, आप कॉफी का कहां पर है, कोट्याम, कॉफी का बंगलुरु में ही है। रबड़ का कहां पर है, कोट्याम, केरला में है। चाय का कहां पर है, कोलकाता में। तंबाकू का कहां पर है, गुंटूर में है। कहां पर है, गुंटूर। देख लो आप, ये मैचिंग जो मैंने मैचिंग द वर्ड मिलाया है, इसको आप अच्छे से बहुत देख लो। आप कॉफी का कहां पर है, बंगलुरु में है। रबड़ का कहां पर है, कोट्याम, केरल में है। तंबाकू का कहां पर है, गुंटूर में है। और चाय का कहां पर है, कोलकाता में है। क्लियर? सभी स्टूडेंट ये चारों केंद्र लिखें, या इनको नोट करें, इनका स्क्रीनशॉट करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। भेड़ चाल में नहीं रहना है कि क्लास में आप वीडियो को वॉच कर रहे हो, 10 ने वीडियो क्लास को छोड़ा चले गए, आप भी चल दिए, या किसी ने कुछ अपना कोई कमेंट्स लिखा कि नहीं जी ऐसे नहीं होना चाहिए, आप उसके पीछे ही हो लिए। बिल्कुल भी भेड़ चाल में नहीं रहना है, अपना आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी से जुड़ा कर रखना है। ये नहीं कि आप जिसने जैसे बोल दिया उसकी तरफ भेड़ चाल से आप हो गए। भेड़ चाल से कभी परीक्षाएं पास नहीं होती हैं। भीड़ में बिल्कुल नहीं आपको नहीं रहना, भीड़ से बिल्कुल अलग हटना है। और भीड़ से अलग हटने का तरीका सिर्फ एक ही है, ज्यादा से ज्यादा समय अपनी स्टडी पर लगाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने आपको किताबों से बिजी रखें। यही एक अच्छा तरीका है जो आप एक अलग से यूनिक बन सकते हो। आप यानी भेड़ चाल में लगे रहोगे कि भेड़ चाल में, भीड़ में, भेड़ चाल, भीड़ का मतलब झुंड से ही होता है। क्लियर? तो अपने आपको पढ़ाई से जोड़े रखें और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, तो आप ऑटोमेटिकली आप भीड़ से अलग हो जाओगे और एक अलग, आज नॉर्मल हो कल आप खास हो जाओगे। आप ही आज नॉर्मल हो कल आप खास हो जाओगे। आप भी यूट्यूब पर देखते होगे, बड़े बड़े इंटरव्यू देखते हैं, लोग सेलेक्ट होते हैं, IAS IPS बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पास होते हैं। क्लियर? आप उनके इंटरव्यू सुनते हो, उनकी एक्टिविटीज को सुनते हो। आप कभी पहले वो भी नॉर्मल थे, परीक्षाएं पास हुई, वो आज खास हो गए, आप उनको देखते हो। जब उनको देखते हो तो आप उनके प्रेरणा स्रोत नहीं बनते, पढ़ते नहीं हो आप लोग। क्लियर? सबसे बड़ी समस्या है कि आप पढ़ते नहीं हो, सिर्फ आप डिजिटल यानी कि जो सोशल मीडिया से उस पर देखकर अपने सपने सजोकर, बिल्कुल उसके पास सपने तो अपने बड़े बड़े कर रखे हैं, बट उसके अकॉर्डिंग मेहनत नहीं करते आप। सबसे बड़ी समस्या कहां आती है बच्चे के सामने? सपने, ड्रीम बड़े बड़े पाल रखे हैं, ड्रीम बड़े बड़े हैं, बट उसके अकॉर्डिंग तैयारी नहीं है, मेहनत नहीं है। यानी कि ड्रीम से पहले आप अपने तैयारी पे लगिए। आप ड्रीम तो अपने आप पूरे हो जाते हैं जब आपकी तैयारी अच्छी होती है। क्लियर? ड्रीम आपका बहुत अच्छा है कि मुझे ये बनना है, बट आपकी स्टडी का जो टाइम है, वो सिटिंग का जो टाइम है वो बिल्कुल है ही नहीं। सिटिंग का टाइम 3-4 घंटे, और ड्रीम आपने बड़े टेस्ट का पाल रखा है, तो आपकी तैयारी कम से कम जो आपका टाइम है उस 24 घंटे में कम से कम 10-12 घंटे का टाइम तो आप अपने लिए स्टडी के लिए निकालिए। आप ड्रीम ऑटोमेटिक ही पास, अपने आप ही आपके सपने सारे पूरे होते चले जाएंगे जब आप अच्छे से अपनी बुकों पर ध्यान दोगे, पढ़ोगे, आप 10-12 घंटे की स्टडी करोगे। आप जब आप स्टडी नहीं कर रहे 3-4 घंटे की भी, क्लियर, और ड्रीम सपने आपके बड़े बड़े हैं, नहीं हो पाएगा। समय जैसे जा रहा है ऐसे निकलता चला जाएगा, फिर आपको समय हाथ नहीं आएगा, जो समय गया वापस नहीं आएगा। क्लियर? आगे लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखिए आप, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा लिखिए आप, सिप किला दर्रा, सिप किला दर्रा, जोजिला दर्रा, सिप किला दर्रा, जेलेब दर्रा, जेलेब दर्रा, और बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में इनके आंसर ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि कौन से स्टेट में है। तो मैंने यहां लिखा अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। क्लियर? अब ये मैंने आमने सामने दिए हैं। अब इनके आप 4 ऑप्शन लोगे। आप 4 ऑप्शन में देखिए आप सब स्टूडेंट, इसके 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं यहां पर, A, B, C और D। लिखिए आप इसमें 1 व 2 सही है, 2 व 3 सही है, या 3 व 4 सही है, 3 व 4 सही है, व 1 व 4 सही है। अब देखिए आप, इसमें गलत भी तो है, तो बताइए आप सभी स्टूडेंट बताइए।
1 व 2 सही, 2 व 3 सही, या 3 व 4 सही, या 1 व 4 सही। अगर आपने टॉपिक को अच्छे से प्रॉपर वॉच कर रखा है, याद कर रखा है, तो आपके ऐसे मैचिंग द वर्ड के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। अगर आपने टॉपिक को अच्छे से प्रॉपर वॉच नहीं कर रखा तो आपके हमेशा ऐसे क्वेश्चन गलत होंगे। क्लियर? तो लगाइए आप सब स्टूडेंट इसमें कौन सा राइट आएगा। ए ऑप्शन राइट आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। देखिए आप इसमें बी ऑप्शन राइट आएगा। 2 व 3 का मैच बिल्कुल सही है। 2 व 3, 2 व 3। देखिए आप सब स्टूडेंट दो किस में है? 2 देखो आप, सिपकिला दर्रा हिमाचल में है, और तीसरा जेलेब दर्रा कहां पर है? जेलेब दर्रा आपका कहां पर है? जेलेब दर्रा। इसमें नहीं में बताना है, नहीं का मतलब असुमेलित बताना है, जो असुमेलित जो मैच नहीं कर रहा है, असुमेलित। 2 व 3 कौन सा आएगा? 2 व 3। तो आपको 2 व 3 कौन? सिपकिला कहां पर है? हिमाचल प्रदेश, और जेलेब दर्रा कहां पर है? सिक्किम। क्लियर? ये आपका ये बड़ा लाचा कहां पर है? बड़ा लाचा दर्रा कहां पर है? बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल में है। क्लियर? कहां पर है? उत्तराखंड में नहीं, कहां पर है? हिमाचल में है। क्लियर? तो ये है। आगे क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, फ्लाइंग फॉक्स प्रजाति किसकी है? फ्लाइंग फॉक्स प्रजाति किसकी है? फ्लाइंग फॉक्स प्रजाति किसकी है? इसमें 4 ऑप्शन लोगे या ऐसे ही आंसर बता दो। फ्लाइंग फॉक्स प्रजाति किसकी है? चमगादड़ की है। लिखिए आप, चमगादड़। ये आपका नेपाल में, भारत में, पाकिस्तान में फ्लाइंग फॉक्स प्रजाति चमगादड़ की मिलती है। इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। आगे क्वेश्चन लिखिए आप सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मैं आपको 4 राज्य दूंगा और आपको उन 4 राज्यों की स्थापना का सन बताना है। क्लियर? लिखिए आप, नागालैंड, सिक्किम, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश। हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश। सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में इनका सन लिखें कि कौन सी सन में इनका गठन है। लगाइए आप सभी स्टूडेंट। बहुत बच्चों ने 2 तो लगा दिए हैं बिल्कुल। नागालैंड और अरुणाचल में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ने वो भी सही कर दिया है। तो लगाइए आप सभी स्टूडेंट, क्या आएगा? नागालैंड 1962 1962, सिक्किम आपका 1975। कौन सा संविधान संशोधन याद आ रहा है? कुछ विविध एक्सप्रेस में मैंने आपको लिखवाया था कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। और कौन से संविधान संशोधन? 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत। हरियाणा कौन सी सन में गठित हुआ है? 1966। और अरुणाचल आपका 1986। और 87 की बात करोगे तो 87 में गोवा का पुनर्गठन। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। क्लास के साथ बने रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और क्लास को लास्ट तक वॉच करना है। एक बार आप क्लास साथ के साथ कर लेते हो तो बहुत बेनिफिट आपको मिलता है, और उसके बाद अगर भी क्लास आपसे छूट जाती है तो वो बात नहीं रहती है कि जो बात होनी चाहिए। क्लियर? स्पेशल क्लास जब चलती है तो साथ के साथ वॉच कीजिए, सारे वर्क छोड़कर आप क्लास को ही वॉच कीजिए। क्लियर? लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 समवर्ती सूची का विषय है। 1 समवर्ती सूची का विषय है। शेयर बाजार भी समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है। सभी स्टूडेंट नोट करें। नंबर 3, तीसरा आपको लिखना है, डाकघर बचत बैंक। डाकघर बचत बैंक संघ सूची का विषय है। यही संघ सूची का विषय है। और स्वास्थ्य कौन सी सूची का विषय है? लोक स्वास्थ्य। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लोक स्वास्थ्य कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। अभी संविधान पे इस सूची पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ मैंने क्वेश्चन दिया क्योंकि मैंने आपको सूची अनुसूची का टॉपिक पढ़ा रखा है
और बहुत सारे सूचियों के विषय भी मैंने आपको लिखवा रखे हैं, इसलिए मैंने इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बना दिया था कि जिससे कि आपको ये लगे अगर आपने वो सब्जेक्ट विषय याद नहीं किए तो कम से कम आज आप उनको याद कर लें। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि आपको इन 4 ऑप्शन में देख के बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन यानी कि मैच नहीं खा रहा है। अपने कमेंट बॉक्स में 1 2 3 4 लिखा हुआ है, सिर्फ आपको वॉच करके सिर्फ नंबर डालना है। 1 का मैच नहीं खा रहा है, या 2 का मैच नहीं खा रहा है, 3 का मैच नहीं खा रहा है, या 4 का मैच नहीं खा रहा है। अपने कमेंट बॉक्स में सभी वॉच करके तुरंत बताएं। जब आप ये बता दोगे, ये समझो कि आपके 4 क्वेश्चन आज ये सूची के विषय के 4 क्वेश्चन अभी तैयार हो गए। अगर आपने वहां पर सब्जेक्ट नहीं पढ़े ना, ये आज फिर 4 है आपके तैयार हो गए। तो तभी मैंने आपसे बोला था कि आप अगर विविध एक्सप्रेस की क्लास और जो मेरी प्रॉपर क्लास चलती है, कभी कभी बीच में क्लास नहीं हो पाती और भी क्लासेस होती हैं, अगर आप मेरी इन दोनों क्लासों को वॉच कर रहे हो आप, तो आप कितने भी बड़े एग्जाम में बैठिए आपकी परीक्षा फेल नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को भूलने की कोशिश भी कर रहे हो कि मुझे तो इस पे ध्यान नहीं देना है, और क्लास को आप वॉच कर रहे हो आप, तो मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, ये आपसे वादा है। अगर आप क्लास ही वॉच नहीं कर रहे हो, अपनी ईगो में ही हो आप कि मैं तो इस तरह से कर लूंगा। कभी कभी ऐसा होता है जो बच्चा थोड़ा हायर एजुकेशन की तरफ चला जाता है तो उसे थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं सारी परीक्षा में ऐसे ही पास कर जाऊंगा, क्लियर। लेकिन जब 1 नंबर से 2 नंबर से फेल होता है, 10 नंबर से फेल होता है, एक सब्जेक्ट पर उसने ध्यान ज्यादा दिया और एक पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया, तो उसे उस दिन समझ में आता है कि समय की वैल्यू क्या होती है, कहां मुझसे गलती हुई है, क्लियर। अब ऐसे भी बच्चे 22-23 साल के बच्चे IAS IPS बन जाते हैं, क्लियर। तो एक आप तैयारी कर रहे हो, आप जब आपसे बार बार बोला जा रहा है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि ज्यादा मेटेरियल इकट्ठा मत करो, धैर्य बना के रखो, इधर उधर ताक झाक मत करो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। एक बुक ले रखिए, उसे ही 10 बार पढ़ो। एक बुक आपके पास है, एक सब्जेक्ट पर एक बुक है, उसे आप 10 बार 20 बार पढ़ लो, आपकी परीक्षा पास हो जाएगी। जरूरत नहीं है आपको एक सब्जेक्ट पर 50 बुक खरीदने की, 20-20 बुक आपने इकट्ठी कर रखी है, 20-20 चैनल 50-50 चैनल को आप वॉच करते हो, आप अपना भी माइंड डाइवर्ट करते हो और समय को भी बर्बाद करते हो आप। तो मेरा सिर्फ आपसे उस दिन भी अनुरोध ये था, जिस टीचर का मेथड आपको अच्छा लगता है सिर्फ आप उसको ही अच्छे से वॉच कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही मेथड आपको अच्छा लगता है, हो सकता है किसी और का मेथड आपको अच्छा लगता हो, तो आप उसको ही वॉच कीजिए और उस टीचर को ज्यादा वॉच कीजिए जो आपको मटेरियल दे रहा है, जो आपको पढ़ा रहा है, कंटेंट देकर आपको अच्छे से वीडियो को बना रहा है और आपको पढ़ा रहा है। 1 घंटा पूरे मेहनत करके आपको इतना मटेरियल दे रहा है, आप उसका वॉच कीजिए। हो सकता है कि मैं आपको कम मटेरियल दे रहा हूं और अब बहुत चैनल है आपको बहुत अच्छे से वॉच, बहुत अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं, आप उनको भी वॉच कर सकते हैं आप। बट जो भी चुनाव करो सोच समझ करो, और लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा आप इस तरह से करोगे तो आपको प्रॉब्लम आपको होगी। ये नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के लिए लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है, धर्मत का युद्ध कौन सी सन में हुआ है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए आप। इतिहास का क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध कब हुआ ये बताइए आप। 4 ऑप्शन की जरूरत पड़े तो 4 ऑप्शन ले सकते हो आप। 1657, 1658, 1665, 1665 और 1759। 4 ऑप्शन दिए, बताइए आप। अब क्वेश्चन ये भी है, जहां आप सन बता दोगे तो आपको, जो अगर आपने सन बता दिया तो आपसे यह भी पूछा जाएगा कि धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ, मैं आपको ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं, पर ऑब्जेक्टिव में मैं आपको वही कंटेंट बता के चल रहा हूं अच्छे से कि जिससे कि आप क्वेश्चन को भूलो ना। बट प्रॉब्लम थोड़ी सी आ सकती है कि आपने अगर इतिहास को अच्छे से वॉच नहीं कर रखा है तो प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। अगर टॉपिक को अच्छे से प्रॉपर पढ़ लिया है फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आपका कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन गलत होने के चांस वहां ज्यादा बनते हैं जहां सब्जेक्ट आपके अनटच रहते हैं, तो मैंने क्वेश्चन दिया, धर्मत का युद्ध कौन सी सन में हुआ, पहले तो आप सन बताइए। तो सभी बहुत बच्चों ने आंसर लगा भी दिया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट है, 1658 में युद्ध हुआ है। अब ये युद्ध किस किस के बीच हुआ, अपने कमेंट बॉक्स में आप लगा सकते हो। औरंगजेब दारा सिखों के बीच, औरंगजेब व दारा सिखों के बीच, औरंगजेब व दारा सिखों के
दारा सिकों के बीच, औरंगजेब और दारा सिकों के बीच धर्मत का युद्ध हुआ, कौन सी सन में हुआ? 1658 में हुआ। पूछा जा रहा है कि दारा सिको कौन है? औरंगजेब दारा सिको दोनों भाई भाई हैं। औरंगजेब से बड़ा कौन था? दारा सिको अपना में एक विद्वान भी था, अपना आप में एक विद्वान भी था, लेकिन गद्दी किसको मिलनी चाहिए थी? दारा सिको, लेकिन गद्दी इसको नहीं मिली। किसको मिलेगी? औरंगजेब ने इसके गद्दी हड़प ली थी। क्लियर? जब मुझसे आप मुगल साम्राज्य पढ़ोगे तो आपका मुगल का किसी का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आने दो आप इतिहास को, इतिहास जिसने एक बार पढ़ लिया उसका गलत नहीं होगा। जिन बच्चों ने इतिहास ऑफलाइन में पढ़ रखा है उनका कोई इतिहास का गलत होता भी नहीं है। क्लियर? आगे लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखिए आप, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया था। दूसरा ऑप्शन लोगे आप, इसी में आपके लिए दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत के प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। दो लाइन मैंने आपको दी है। अब आपको चार ऑप्शन मिलेंगे इसमें, तो चार ऑप्शन में आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने देखिए आप, सफिशिएंट। इसमें केवल एक सही है, 1, केवल 2 सही है और केवल 3 सही है, 1 व 2 सही है। यानी 1 व 2 सही है, ना एक सही और ना 2 सही। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आप बताइए, इन दोनों लाइनों को अच्छे से वॉच कीजिए और देखकर बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन राइट आएगा। क्लियर? क्वेश्चन था रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। क्लियर? दूसरा पॉइंट आपके लिए था लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जब मैं आपको इतिहास पढ़ाता हूं तो मैं गवर्नर जनरल, वायसराय, गवर्नर सारे ही पॉइंट एक लिस्ट में भी बनवा देता हूं साथ के साथ। और टॉपिक चलते हैं तो उसमें तो लिखवाए जाते हैं, बट साथ के साथ भी मैंने आपको लिखवा रखे हैं। जिन्होंने इतिहास की यानी कि ऑफलाइन क्लास कर रखी है उनके पास वो नोट सब लिखे हुए हैं, वो बच्चे इसको वॉच करके बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? मुझे इंतजार, बहुत बच्चों ने आंसर लगा भी दिया है, कुछ एक भी लगा रहे हैं, यानी ए भी लगा रहे हैं, सी भी लगा रहे हैं, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? बी। ओनली 2 सही है। अब आप बोलोगे 2 सही क्यों है? इसमें देखिए, अब ये तो बिल्कुल राइट है, ये गलत है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं है प्रथम, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। क्या बनाया गया था? गवर्नर। जर्नल यहां से हटेगा, ओनली गवर्नर था, जर्नल नहीं था। इतने से उस पे आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। क्लियर? अगर क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और यहां पर कौन सा ऑप्शन राइट आएगा? 2 राइट आएगा, ये गलत आएगा। यहां पर लिख रहा है गवर्नर जनरल, तो यानी रॉबर्ट क्लाइव भारत का यानी कि बंगाल का प्रथम क्या था? ओनली गवर्नर था। क्या था? ओनली गवर्नर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलो एक क्वेश्चन लिखिए आप। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको इसलिए आज ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे रखे कि थोड़ा सा आपके सिर में भी दर्द हो। हालांकि कंटेंट और ज्यादा कंटेंट फैक्ट तो मैं आपको डेली पढ़ा ही रहा हूं, कभी कभी बीच बीच में आपका भी मैं एनालिसिस कर लेता हूं कि इस तरह से एनालिसिस आपका होगा कि बताइए आप इस तरह से। क्वेश्चन लिखिए आप, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। 4 ऑप्शन आपको यहां दिखाई देंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, जैसे ही यहां कुछ 4 ऑप्शन आएंगे समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पूरा क्या पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन 98वां संविधान संशोधन 98वें संविधान संशोधन के अंतर्गत
या 96वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, या 91वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, या आपका यानी कि 85वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। इन चार में आपको बताना है कि न्यायिक आयोग का गठन भारत में कौन से अमेंडमेंट के अंतर्गत किया गया। अपने कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट लगाएं, ऑप्शन ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है या डी राइट है। क्लियर, लगाइए सभी स्टूडेंट, इसमें आपका ऑप्शन ए राइट है। सभी स्टूडेंट नोट करें, न्यायिक राष्ट्रीय न्यायिक जो आयोग बनाया गया है उसका गठन कौन से अमेंडमेंट संशोधन के अंतर्गत। जब मैं आपको प्रॉपर अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा तो 98 का सन वगैरह सब कुछ इसके बारे में, न्यायिक आयोग क्या होता है, कैसे किस तरीका से, तो वो सब आपको बताया जाएगा। यहाँ पर विविध एक्सप्रेस की क्लास चल रही है, सिर्फ आपको याद करना है कि 98वां संविधान संशोधन और इस आयोग का गठन। क्लियर, नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। एक क्वेश्चन आपको देखना है, मैंने यहां पर किला लिखा, किला, फोर्ट, सेंट जॉर्ज किला। सभी स्टूडेंट लिखे फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। सेंट जॉर्ज किला कौन सी सन में बनाया गया था, आपको इसका सन लिखना है। सेंट जॉर्ज किला कहां पर है, एक तो सन लिखना है कि इसका प्लेस आपको लिखना है। सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में सेंट जॉर्ज किले की सन लिखें, पहले सन लिखें फिर उसका प्लेस लिखें। क्लियर, फोर्ट विलियम किला, फोर्ट विलियम किला अंग्रेजों ने बनवाए दोनों, सेंट जॉर्ज भी और फोर्ट विलियम भी। एक लिखोगे फोर्ट एंजेलो किला, ये कहां पर बनाया गया और कौन सी सन में बनाया गया, ये आप लिखोगे। क्लियर, सभी स्टूडेंट लिखें सेंट जॉर्ज किला कहां पर है। सेंट जॉर्ज किला आपका मद्रास में, मद्रास बोले तो चेन्नई, 1644 में बनाया गया था। फोर्ट विलियम किला ये आपका कोलकाता में है, ये 1700 ईस्वी में बनाया गया, 1700 ईस्वी में। और फोर्ट एंजेलो किला केरल में है और ये आपका 1505 में बनाया गया था। 1505 किसने, पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। ये सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सत्यशोधक समाज के फाउंडर, सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन थे। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें मैं आपको 4 ऑप्शन भी नहीं दूंगा, आपको आंसर बताना है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आता है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी अपना में बहुत ज्यादा है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले, जिन्होंने सामाजिक सुधार के लिए अपने आंदोलन, ये समाज बनाए गए थे। यही सामाजिक सुधार पर इनका बहुत बड़ा योगदान है ज्योतिबा फूले। और सत्यशोधक समाज के फाउंडर ज्योतिबा फूले, इनकी एक पुस्तक भी थी गुलामगिरी। कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए गुलामगिरी का राइटर कौन है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नर्मदा नदी पर राजा हर्षवर्धन को किसने रोक दिया। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। अगर आपने इतिहास पढ़ रखा है तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत ही क्लिक कर जाओगे आप। नर्मदा नदी पर हर्ष को किसने रोका। अब यहां पर बहुत सारे बच्चों को तो बहुत सारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको इसमें 4 ऑप्शन की जरूरत नहीं है। उन्हें 4 ऑप्शन की जरूरत है ही नहीं। जिन्होंने इतिहास की क्लास अच्छे से ऑफलाइन बहुत अच्छे से वॉच कर रखी है, उनके सामने क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर उन्हें उस इतिहास को उस दिन के बाद दोहराया नहीं है, रिपीट नहीं किया है, तो शायद गलत हो सकता है। वरना बराबर अपने घर पे वो रूटीन में अपने सब्जेक्ट को बनाकर रख रहे हैं, तो उनका ऐसा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। मैंने क्वेश्चन पूछा नर्मदा नदी पर राजा हर्षवर्धन को किसने रोका, क्वेश्चन बदल दिया, लैंग्वेज वही है, क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन सीधा ये बनता है कि राजा हर्षवर्धन को
नर्मदा नदी के तट पर, यानी कि चालुक्य वंश के किस राजा ने हरा दिया। कितनी बार एक क्वेश्चन मैंने आपसे इतिहास जब पढ़ाया तो आपको अपनी ऐसी इतिहास उसी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया जिससे कि आपके याद रहे। यहां थोड़ा सा सेंस बदला है, नर्मदा नदी पर हर्ष को किसने रोका, मतलब बिल्कुल वही है। तो आंसर क्या आएगा, पुलकेशिन सेकंड। अब इसमें 4 ऑप्शन है, पुलकेशिन सेकंड कर लो, फर्स्ट कर लो और 2 राजाओं के नाम और रख दो। जब आपको सही क्वेश्चन का कंटेंट पता है तो कितने भी कैसे भी ऑप्शन रख दो, आपका गलत नहीं होगा। क्वेश्चन चाहे किसी का गलत हो या ना हो, बट आपका सही होगा। क्लियर, पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड। क्लियर, तो सभी स्टूडेंट आगे लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए नोट करें इसे। भारत विभाजन के समय आईएनसी अध्यक्ष कौन था। 4 ऑप्शन आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। भारत विभाजन के समय आईएनसी अध्यक्ष कौन था, यानी भारत के विभाजन के समय आईएनसी बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्लियर, 4 ऑप्शन है, पटेल, नेहरू जी, विनोबा भावे, जेबी कृपलानी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। बताओ मेरे प्रिय स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट बताएं इसका आंसर क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके गलत ही नहीं होने चाहिए अगर इतिहास को अच्छे से प्रॉपर वॉच कर लिया है। जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सभी स्टूडेंट। एक क्वेश्चन आपका करंट से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लिखिए आप सभी स्टूडेंट। लिखे, वयोमित्र के संबंध में एक विचार, 2 सेंटेंस आपको दे जाएंगे। वयोमित्र, तो सभी मेरे मित्र जानते हैं कि वयोमित्र क्या है। करंट में मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। वयोमित्र एक प्रकार से क्या, एक महिला रोबोट है। क्या, एक महिला रोबोट है, ये मैंने आपको लिखवा रखा है। क्लियर, वयोमित्र के संबंध में आपको 2 विचार लिखने हैं। संबंध में आपको विचार लिखने हैं। लिखिए आप पहला विचार, इसमें आपको लिखना है वयोमित्र अंतरिक्ष गगनयान मिशन में, वयोमित्र गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जाएगा। अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जाएगा। दूसरा इसमें आपके लिए सेंटेंस दिया गया है, वयोमित्र अंतरिक्ष में होने वाली हलचल वे कार्य प्रणाली पर नजर रखेगा। नजर रखेगा। थोड़ा सा परीक्षाओं के ट्रेंड बदल गए, क्वेश्चन सब वही रहते हैं, सिर्फ परीक्षाओं के ट्रेंड बदल गए। यानी कि एग्जामिनर बोर्ड या गवर्नमेंट आपसे ये कहना चाहती है, अगर आप प्रॉपर क्लास को अच्छे से पढ़ के आए हो, आप टॉपिक को, कंसेप्ट को क्लियर करके आए हो आप, तो क्लास यानी कि एग्जाम हॉल में बैठिए और हमारे ऐसे क्वेश्चन को ठीक कीजिए। 4 ऑप्शन आपको यहां मिल रहे हैं, देखिए आप सभी स्टूडेंट। ऑप्शन 1 2, 1 व 2 या न 1 व न 2। बताओ इनमें कौन सा राइट आएगा। मैंने आपको यहां पर वयोमित्र के बारे में दो स्टेटमेंट दिए और 2 स्टेटमेंट के बाद मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए। तो इनमें 1 राइट है, 2 राइट है, 1 व दोनों राइट है, या न 1 राइट है न 2 राइट है। 4 ऑप्शन आपके सामने। ऐसे क्वेश्चन को देखकर बच्चे हिल जाते हैं और कहते हैं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन हार्ड नहीं था, आपने उस टॉपिक पर ध्यान नहीं दिया। क्लियर, आपने उस टॉपिक पर ध्यान नहीं दिया। उस टाइम आप लीड लगाकर मैथ को सॉल्व करते रहे और आपने ऐसे क्वेश्चनों पर ध्यान नहीं दिया और क्वेश्चन आपका गलत हो गया। क्लियर, तो 1 व 2 न 1 व न 2। तो बताइए 4 ऑप्शन में कौन सा राइट आएगा। सभी स्टूडेंट लगाएं कौन सा बिल्कुल राइट है, कौन सा गलत है। इसमें सिर्फ इसका बी राइट है और ये गलत है।
व्योममित्र गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नहीं जाएगा, अंतरिक्ष यात्री तो उसमें जाएंगे नहीं। मानव रहित है, मानव रहित एक रोबोट ही तो भेजा जा रहा है, मानव नहीं जा रहा है, ओनली महिला रोबोट जा रहा है जिसका नाम व्योममित्र। तो ये गलत हो गया। तो ये राइट है कि जब ये अंतरिक्ष में होने वाली हलचल को और उसकी जो कार्य प्रणाली है, जो उसके रिकॉर्डर हैं, कैमरा हैं, उन पर नजर रखेगा सही तरीका से, यानी कि उसके यंत्र काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उन पर नजर रखेगा, अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नहीं जाएगा, मानव रहित है। क्लियर? तो मैंने आपको ये दो थॉट्स दिए, तो स्टेटमेंट दिए और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। क्लियर? आगे क्वेश्चन लिखिए आप। नेक्स्ट, इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्जेक्ट आज थोड़े से क्वेश्चन आपके कम हुए हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़े आपसे पूछे गए थे, आपका एनालिसिस इसमें किया गया था। एक क्वेश्चन लिखिए आप, वास्तविक मछली नहीं है, वास्तविक मछली नहीं है। हालांकि जूलॉजी बायोलॉजी का टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वहां पर भी ये पॉइंट आएगा, वास्तविक मछली नहीं है। कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते भी हैं कि सर बायोलॉजी के बाद कौन सा टॉपिक कराओगे, साइंस कब खत्म कर दोगे, उसके बाद कौन सा टॉपिक चलेगा। अरे भाई बायोलॉजी तो पहले कर ले, बायोलॉजी की क्लास लाइव चली है, उस क्लास में साथ के साथ बैठे नहीं हो, और कभी बैठ भी गए तो उसमें कमेंट्स कर दिए कि आगे का वो टॉपिक कब चलेगा, अपने लॉजिक से ही बात करते हो। क्लियर? तो ये भी तो देखो, जो टॉपिक चल रहा है हम उसे अच्छे प्रॉपर से कर लें। एक बुरा समय चल रहा है, एक बुरे टाइम में आपको इस तरह से सारे टॉपिक कंटेंट प्रॉपर तरीका से मिल रहे हैं सेंटर पे, यानी कि जब हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं तो कोई भी बनावट नहीं है, सारे कंटेंट, सारा मसाला, सारा मटेरियल आपको पूरा प्रॉपर तरीका से डाला है, जितना भी आता है वो सारा आपको बताया जा रहा है, लेकिन आप वीडियो को वॉच ही नहीं करते। आप वास्तविक मछली नहीं है। 4 ऑप्शन में यहाँ आपके सामने, आपको सभी स्टूडेंट को लगाना है, रेड फिश, कैट फिश, डॉग फिश, जेली फिश। लिखिए सभी स्टूडेंट, कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, रेड फिश, कैट फिश, डॉग फिश, जेली फिश। अब लगाओ अपने कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट, मुझे आपके आंसर का इंतजार है। 4 ऑप्शन है, रेड फिश, कैट फिश, डॉग फिश, जेली फिश। क्लास वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को क्लास को छोड़ कर नहीं जाना है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी ऐसे आएंगे आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, फिर आपसे छूट जाएंगे तो छूट ही जाएंगे, बाद में वीडियो को वॉच करोगे तो बाद में तो बाद ही होता है। क्लियर? तो रेड फिश, कैट फिश, डॉग फिश, जेली फिश, बताइए डी ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत बच्चों ने सही भी लगाया है, कुछ का गलत भी हुआ है, कोई बात नहीं, आज गलत हो रहा है तो कल सही भी होगा, आज क्वेश्चन गलत हो रहा है तो कल सही भी होगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उस दिन मैंने आपको वीडियो में बताया था कि किसी को भी डरने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और आपका समय से पहले हम आपका सिलेबस कराएंगे, बहुत अच्छे से आपको सिलेबस करा रहे हैं, और आगे भी जो भी आपका कंटेंट सिलेबस बचा हुआ है, एक एक सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जाएगा, एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से, बहुत अच्छे तरीका से आपके सामने लाया जाएगा। बट आपको सिर्फ इतना करना है, क्लास के साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए, वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हो कि ये टॉपिक हमारे समझ में नहीं आया है। क्लियर? ये आपका राइट आपका सिर्फ राइट ये बनता है कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये राइट नहीं बनता है कि आपने बोला कि इसके बाद कौन कौन से टॉपिक चलाओगे, उस टॉपिक को कब स्टार्ट कर रहे हो आप, ये टॉपिक वो ऐसा पढ़ाते हैं उनका इस तरह से करा दो, ये बिल्कुल ही गलत बात है। आप जब क्लास को वॉच कर रहे हो तो उस टाइम सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दो, सब्जेक्ट पर ध्यान दो। कोई आपकी समस्या सब्जेक्ट संबंधित तो उस पर कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, आप आंसर लगाइए। आप अगर आपको वीडियो अगर आप हमारी इस वीडियो को लाइक करते हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं आप, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करा सकते हैं आप। क्लियर? चैनल को जितना आप ज्यादा सब्सक्राइब कराओगे उतना ही ये वीडियो, ये कंटेंट सभी उन बच्चों पर भी जाएगा जिनके पास ये पहुंच नहीं पा रहा है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। क्लियर? तो मैं जब भी आपसे बार बार कहता हूं आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी क्लास पूरी नहीं हुई, कभी आप थैंक्स बोल के जा रहे हैं आप गुड नाइट करके, अभी नहीं, अभी आगे क्वेश्चन लिखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि वह लिखिए आप, यानी कि इंडियन इनोवेशन इंडेक्स, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स, जिन्होंने मेरे करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ी है ऑफलाइन में, उनका एक क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स संस्था, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स
किसने सबसे पहले किसने इसकी पहल की है, यानी इंडियन इनोवेशन इंडेक्स की पहल करने वाली संस्था, क्वेश्चन ऐसे लिख लो, पहल करने वाली संस्था कौन सी है, यानी भारत में वह कौन सी संस्था है जिसने ट्रिपल आई यानी कि इंडियन इनोवेशन इंडेक्स ट्रिपल आई की शुरुआत की है। ट्रिपल आई के फुल नेम भी पूछ सकता है। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स का मतलब होता है यानी कुछ नई टेक्निक, यानी नई टेक्निक को, नव परिवर्तन को, नया कुछ अपनाना, क्लियर, नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाना ही क्या है, इनोवेशन है। क्या है, नव परिवर्तन बोलते हैं हिंदी में, नव परिवर्तन। तो भारत में कौन सी संस्था है जिसने पहल की है, ट्रिपल आई जैसी इंडेक्स को, सूची को तैयार किया है। और अभी पीछे उत्तर प्रदेश पीसीएस में इनोवेशन इंडेक्स में का राज्य भी पूछा गया था कि कौन सा राज्य इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में नंबर 1 आया, कर्नाटक। उस टाइम भी मैंने आपको लिखवा रखा था, बट मैंने क्वेश्चन यहां पर दिया और जो क्वेश्चन दिया उसके आंसर के अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना है। सफिशिएंट देखिए आप इसमें, मैंने यहां लिख दिया सेबी, आरबीआई, नीति आयोग, नोटा, इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें कौन सी वो संस्था है जिसने इस इंडेक्स की शुरुआत की है। तो लगाइए स्टूडेंट, क्या आएगा, नीति, सी ऑप्शन आपका राइट आएगा, नीति आयोग, नीति आयोग। एक बात और, जो बच्चे सिविल की तैयारी कर रहे हैं या उससे एनटीपीसी का या किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन थोड़ा परीक्षाओं के ट्रेंड बदले, तो मैं उनसे सिर्फ कहना चाहता हूं, जनगणना 2011 के जैसे 10-15 क्वेश्चन आते थे, तो अब आयोग ने अपने ट्रेंड को बदल दिया है। जनगणना 2011 के क्वेश्चन कम रखता है और नीति आयोग की जो रिपोर्टें आ रही हैं इन पर वो क्वेश्चन का बैलेंस बढ़ा दिया है, उनके क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं। नीति आयोग जो अपनी रिपोर्ट जारी करता है किसी भी राज्य के लिए किसी भी टॉपिक पर, वहां से वो क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आ रहे हैं, तो उसने जनगणना 2011 का यानी कि जिम्मा ले लिया किसने, नीति आयोग ने, इसके क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। क्लियर, सफिशिएंट नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। लिखिए आप सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट, कोरोना जैसी महामारी चल रही है, कोविड-19 पर कुछ योजना ऐप्स तैयार हुए हैं। योजना ऐप लिख सकते हो आप, तो कौन से योजना ऐप बने हैं, आप कुछ जो चर्चा में जो इंपॉर्टेंट है वो आप लिख सकते हो। आप लिखिए सभी स्टूडेंट, आरोग्य सेतु, आरोग्य सेतु। बताइए सभी स्टूडेंट, ये आरोग्य सेतु ये किसने चलाया है, किस राज्य सरकार का ऐप है या भारत सरकार का ऐप है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके आपसे ज्यादा सिम्टम्स नहीं पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा कि आरोग्य सेतु ऐप किसने चलाया, भारत सरकार, भारत सरकार। नंबर 2 आप इसमें लिखोगे कोरोना कवच की शुरुआत भी किसके द्वारा है, ये किसने लॉन्च किया है, भारत सरकार। और आई गॉट भी किसका है, भारत सरकार, आई गॉट भी किसने स्टार्ट किया है, भारत सरकार। ब्रेक द चेन, ये किस राज्य सरकार ने चलाया है, ब्रेक द चेन, ये भारत का पहला वो राज्य जहां पर कोरोना के सबसे पहले सिम्टम्स मिले। कौन है, केरल सरकार। ब्रेक द चेन, केरल सरकार। सभी जन नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। ब्रेक द चेन, केरल सरकार। कोविड केयर ऐप, इसके बाद लिखना आपको, कोविड केयर ऐप, कोरोना सहायता ऐप, कोरोना सहायता ऐप। इनके राज्य अगर आपके याद हैं आप लिख सकते हैं कोरोना सहायता ऐप, और एक लिखो कोरोना वॉच ऐप। तो ये लिखिए आप, कोविड केयर ऐप आपका अरुणाचल प्रदेश, कोरोना सहायता ऐप आपका बिहार में कोरोना के केस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक। क्लियर, अभी और बहुत सारे ऐप हैं, आगे विविध एक्सप्रेस की क्लास में आपको वो ऐप भी करा दिए जाएंगे। और मेरा लास्ट आपसे सिर्फ यही कहना है कि अपना धैर्य बना के रखें
और ज्यादा से ज्यादा मेटेरियल इकट्ठा करने को जितना आपको बताया जा रहा है वो आपके लिए सफिशियंट है। और एक ही मेथड से पढ़े, ये मैं आपको बार बार बोलता हूं। जो 10 मेथड पकड़ रखे हैं उनका कुछ नहीं होना। क्लियर? तो एक ही मेथड से अपने वीडियो को अच्छे से वॉच करें और ज्यादा से ज्यादा समय अपना पढ़ाई पे लगाएं। 10-12 घंटे की स्टडी करें। जिस टेस्ट को, जिस ड्रीम को, जिस टारगेट को, जिस गोल को आप अपने मन में बना लोगे वो पास हो जाएगा, चाहे टेस्ट बड़ा है या छोटा है। क्लियर? सिर्फ आपसे ये कहना था कि आप वीडियो को बार बार अगर आपको ये वीडियो, आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए। मैं आपसे बार बार ये बात मैंने आपसे बोली है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए। कि धन्यवाद।